हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइलेंट पढ़ाई। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कवर करेंगे। एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से वो आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इसे हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ये हमारे अधिकार हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल है, जो कि लोगों के पास होने चाहिए। और स्टेट का मतलब है यहाँ पे सरकार। जो स्टेट है वो इन राइट्स को हमसे छीन नहीं सकती है। तो ये कुछ इस तरह के अधिकार होते हैं, जैसे कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, सभी में समानता का अधिकार है। उसके अलावा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, जो लोगों के पास होने चाहिए, जिससे लोग सशक्त होते हैं और स्टेट जो है, सरकार जो है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो ये जो है वो कुछ राइट्स होते हैं। तो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे पार्ट 3 के अंदर रखा गया है और ये टोटल आर्टिकल 12 to 35 के अंदर कवर्ड होते हैं। और हम देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आते हैं। पहला फंडामेंटल राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 के अंदर। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, कभी सभी के बीच समानता होगी, किसी के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती है। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है आता है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। तो ये सारे राइट इसके अंदर आते हैं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 to 24 के अंदर आता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। शोषण किसी भी तरह से किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, उन्हें खरीद बिक्री किया जाता है। तो ये जो है गलत है और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, अधिकार है। ठीक है। और उसके अलावा भी फोर्स लेबर करवाया जाता है, ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो भी एक्सप्लॉयटेशंस होती है उसके अगेंस्ट जो है वो राइट यहाँ पे मिलता है। और इसी में जो है वो ये चिल्ड्रंस को राइट दिया जाता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड जो है वो अधिकार इसमें आते हैं, जैसे कि हर किसी के पास अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को जो है अपना सकता है, उसे प्रोपागेट कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आते हैं इसमें 25 to 28 के अंदर। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 29 to 30 के अंदर ये आता है। कल्चरल राइट का मतलब क्या हो गया कि हर किसी के पास अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट होता है, कल्चर होता है और वो उसे प्रिजर्व करके रख सकता है। और जो जितने भी माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनके पास भी एजुकेशनल राइट है कि वो अपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकती है, उसे एडमिनिस्टर कर सकती है। तो ये राइट इसके अंदर आते हैं। राइट। और नेक्स्ट राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट था, जिसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, उसका अधिकार है, स्टेट उसे छीन नहीं सकती है। ये आर्टिकल 31 के अंदर कवर था, लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था। राइट, इसे रिपील कर दिया गया था। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जितने भी राइट्स हैं उन्हें इन्फोर्स करने के लिए एक राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। अगर किसी भी तरह की राइट का अगर वायलेशन होता है, ये जो 5 राइट्स हैं इनमें से, ये 5 राइट में से किसी भी राइट का अगर वायलेशन होता है तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर है। तो ये क्या है, एक तरह का रेमेडी है, एक तरह का उपचार है, जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा दिया जाता है। ओके। तो ये तो रहा था आर्टिकल 14 to 32। इसके अलावे भी कुछ और आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कि फंडामेंटल राइट्स को और जो है इम्प्रूव करते हैं। उन आर्टिकल्स को हम देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम आर्टिकल 12 और 13 को देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला फीचर है जस्टिसिएबल इन नेचर। जो फंडामेंटल राइट होता है वो जस्टिसिएबल होता है, मतलब अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके। और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। सेकेंड है टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वर्ल्ड में जो पहला कंट्री था वो यूएसए था, जिसने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। और हमने भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये फंडामेंटल राइट लिया है।
नेक्स्ट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट अगर इनका वायलेशन होता है, ठीक है, तो इसे रोका नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट, सरकार चाहे तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है वो रीजनेबल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का जो पावर है वो जुडिशरी के पास, हम जुडिशरी में अप्रोच कर सकते हैं और वो बताएगी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगला है दे आर नॉट सैंक्टोसैंक्ट और परमानेंट। ये पवित्र नहीं है या फिर ये परमानेंट नहीं है। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो परमानेंट नहीं है, उसे चेंज किया जा सकता है, उसे अमेंड किया जा सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अंदर भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है, उसे अमेंड किया जा सकता है। अगला है फीचर दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन्ड है, इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये थे कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 को देखेंगे। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब क्या। देखिए आर्टिकल 12 का क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी हम फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे तो हमारे पास टर्म्स आता है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन्स के प्रति भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो स्टेट नहीं करेगी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है लेकिन स्टेट नहीं करेगी। तो स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है पहले से कि जहाँ भी लिखा है फंडामेंटल राइट में स्टेट, तो स्टेट का मतलब हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेट के डिफिनेशन के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है कि गवर्नमेंट है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो कि पार्लियामेंट है, इनके द्वारा अगर कोई लॉ बनाया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है दैट इज गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आती है स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये भी स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑल लोकल अथॉरिटीज़ दैट इज म्यूनसिपालिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो जितने भी लोकल अथॉरिटी होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे सबसे टॉप में हो गई यूनियन गवर्नमेंट, उसके अगर नीचे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट, और अगेन जो उसके नीचे देखें तो लोकल अथॉरिटी आ गई, जैसे म्यूनसिपालिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये सारी बॉडीज भी स्टेट के डिफिनेशन के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट है ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेचुअरी और नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल। तो जितने भी अथॉरिटी होती है, चाहे वो स्टेचुअरी हो चाहे वो नॉन स्टेचुअरी हो। स्टेचुअरी का मतलब है कोई लॉ के द्वारा बनाई गई हो या फिर बिना किसी लॉ के द्वारा ही बनाई गई हो, जैसे LIC, ONGC, सेल। ये सारी जो अथॉरिटी होती है इन्हें भी स्टेट के डिफिनेशन के अंदर ही रखा जाता है। तो जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ें और जहाँ भी स्टेट के बारे में आएगा कि स्टेट के जो है वो हमें इन राइट्स से वंचित नहीं कर सकता है, तो स्टेट का मतलब ये चारों चीज़ें होती हैं। अब हम आर्टिकल 13 को देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। वो सारे के सारे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट हैं, वो वॉइड हो जाएंगे, वो नल हो जाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब वो समझिए तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है अगर वो फंडामेंटल राइट के अपोज है, के अगेंस्ट है, तो वो सारे लॉ
जो है वो वॉइड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखिए बात यहाँ पे किया गया है लॉ। लॉ का मतलब क्या, कौन से लॉ, ठीक है। तो लॉ का भी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है आर्टिकल 13 के अंदर कि लॉ का मतलब क्या होगा। लॉ का मतलब होगा कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं इनके द्वारा जो भी परमानेंट लॉ बना दिए जाते हैं वो लॉ के अंदर आएंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं जिन्हें टेम्पररी लॉ कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टेम्पररी लॉ हैं जैसे कि ऑर्डिनेंस, वो भी लॉ के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए जब कोई लॉ बन जाता है तो इस लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो इसका एक डिटेल जो है लॉ बनाती है। मतलब एक लॉ तो सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन उस लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, उनका एक डिटेल्ड जो है मैप बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें बनती है उन्हें हम कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि एक लॉ को और भी जो है वो बड़ा खींचा जा रहा है। तो बहुत सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए, बहुत सारे रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ के अंदर आएगी। तो मान लीजिए कि कभी LIC ऑफ इंडिया ने LIC जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, अगर इसने कोई एक ऑर्डर पास कर दिया तो वो जो ऑर्डर होगा वो लॉ के अंदर ही आएगा। समझ गए। और इसके बाद है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो जितने भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज होते हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज के अंदर क्या आएंगे, कस्टम आएंगे, जो रीति रिवाज होते हैं, जो कि आप देखिए तो जो पर्सनल लॉ होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं, उसके बाद हिंदू के भी अपने पर्सनल लॉ होते हैं, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। अगर हम एग्जांपल ले तो हम एग्जांपल सती का ले सकते हैं। सती जो कि फ़िलहाल तो अभी एक अपराधी है और अभी प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन पहले टाइम पे प्रैक्टिस होता था। तो मान लीजिए अभी कोई कहीं पे अगर कोई रीति है सती प्रथा, अगर वो अभी भी फॉलो की जाती है तो वो क्या होगा, तो वो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। और ये जो सती है वो क्या है, प्रथा है, एक कस्टम है, ठीक है। तो ये भी एक लॉ के नेचर का होगा, लॉ के डेफिनेशन के अंदर ही होगा। और अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगा, उसके अगेंस्ट होगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। वो अब हम बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की ओर। तो जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। तो इसमें हम इन पांचों आर्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई बड़े पद पे हो, ठीक है। मैटर नहीं करता है कि वो इंसान क्या है, लेकिन जो लॉ है वो सभी पे इक्वली अप्लाई होगा। मतलब किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं और उस पर अगर लोग भी इक्वल बैठे हुए हैं तो इक्वल लोगों पर इक्वल सर्कमस्टांसेस पे एक ही जैसा लॉ अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट पे जो लॉ अप्लाई होता है वो सभी पर्सन पे अप्लाई होगा जो कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल सर्कमस्टांसेस पे इक्वल जो है लॉ अप्लाई होगा इक्वल लोगों पे। तो ये बातें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन पर कुछ एक्सेप्शंस है इक्वलिटी बिफोर लॉ के, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। ये आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती है, जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई भी वैकेंसी अगर खाली होती है
पब्लिक ऑफिस पे, तो उसे भरा कैसे जाएगा, उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया जाएगा, उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और सभी को भरने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए इक्वल रखी जाएगी। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न लगाए जा सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन का प्रोविज़न है SC ST के लिए, OBC के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शंस है। उसके बाद है आर्टिकल 17, एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी को एबलिश करना है आर्टिकल 17 के अंदर। अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छुआछूत। सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन को छूने से हम मना कर दिया जाए, किस लिए? क्योंकि वो एक लो कास्ट में जन्मा है या फिर वो लो कास्ट से बिलोंग करता है। तो छोटे कास्ट से बिलोंग करने के कारण अगर उसे छूने से रोका जाता है, मतलब उसे नहीं छुआ जाता है, तो वो अनटचेबिलिटी के अंदर आता है और उसका एबोलिशन जो है उसका ख़त्म यहाँ पे कर दिया जाता है इस आर्टिकल के जरिए। और इसके रिगार्डिंग भी जो है स्टेट यहाँ पे लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे इस लॉ को बना सकती है और पनिश कर सकती है जो कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है एबलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। जो टाइटल्स हैं उनको एबलिश कर दिया गया है। टाइटल्स का मतलब है उपाधि। आपको पता होगा पहले जो है उपाधि दी जाती थी राजा महाराजा लोगों को, जो है अलग अलग तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो वो सारी उपाधियां नहीं दी जाएगी, सिर्फ 2 फील्ड को छोड़कर, वो है मिलिट्री और एकेडमिक। तो मिलिट्री और एकेडमिक में जो है वो दी जा सकती हैं उपाधियां। तो मिलिट्री के फॉर्म में आपको पता होगा कि जो चक्र मिलते हैं, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये तो परमवीर चक्र, ये सारे जो चक्र मिलते हैं ये मिलिट्री के अंदर जो है वो टाइटल्स हैं और मिलिट्री और एकेडमिक में ही दिए जा सकते हैं और इसके अलावा और किसी फील्ड में नहीं। ये आर्टिकल 18 के अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। ये जो राइट टू फ्रीडम है इसमें जो आर्टिकल 19 है, ये 6 तरह के राइट्स हमें प्रोवाइड करता है, 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम, कि हमारे पास बोलने की आज़ादी है, हम जो है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो वर्ड्स से हो, राइटिंग से हो, किसी भी तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबली का राइट है, हम असेंबल हो सकते हैं, हम जमा हो सकते हैं किसी जगह पे। उसके बाद एसोसिएशन बनाने का राइट है, जो ट्रेड यूनियंस बनते हैं और अलग अलग तरह के यूनियंस बनते हैं, ये क्या है? एसोसिएशंस है, इसका भी राइट इसी के अंदर आता है। मूवमेंट का राइट है, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप ट्राइबल एरिया में जाके ऐसे आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। रेसिडेंस का राइट है कि हम जो है वो कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है वो रिसाइड कर सकते हैं, वो रह सकते हैं, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आप ट्राइबल एरिया में जो है वो रिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशन का राइट है, हम किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप ऐसे ही उस प्रोफेशन को अपना नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको पहले वो कोर्स करना होगा, गवर्नमेंट की जो है मंजूरी लेनी होगी और बहुत सारे जो है टर्म्स कंडीशन है। तो ये सारी जितने भी राइट्स हैं वो राइट तो हमें मिली है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट, उस पर स्टेट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ओके, अगला आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध। अपराध के लिए किसी भी पर्सन को दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन उससे रिस्पेक्ट में भी उसको जो है कुछ प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन है? कि अगर किसी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे एक ही अपराध के लिए जो है एक बार से अधिक पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसके अलावा उसे खुद के अगेंस्ट बयान नहीं दिलवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 20 के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे लाइफ का प्रोटेक्शन है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता है, डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके लाइफ से, एक्सेप्ट बाय प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी एक कोई लॉ बनाकर ही किसी पर्सन को उसके लाइफ से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात है कि वो जो लॉ होना चाहिए वो सही होना चाहिए, इस पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो लगाई जा सकती है आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि जो बच्चे होते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उनके पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, कि एजुकेशन पाने का जो अधिकार होना चाहिए, ये राइट है।
अगला है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अरेस्ट और डिटेंशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अरेस्ट का मतलब हुआ क्या कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे किस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी। उसे एक लॉयर अपॉइंट कर सकता है, वो एक लॉयर से कंसल्ट कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हाजिर होने के लिए जो है उसके पास अधिकार है। और उसके अलावा जो डिटेंशन है, डिटेंशन का मतलब होता है बंदी बना लेना। तो किसी भी पर्सन को कैद पे रखा जा सकता है। उससे रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 22 के अंदर कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 to 24। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 23 है ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग की का मतलब होता है खरीद और बिक्री की जाती है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, उस पर पूरी तरह से रोक यहाँ पे लगा दी गई है। और उसके अलावा जो फोर्स लेबर होता है, फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है उसकी इच्छा के अगेंस्ट, या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कि अगर काम तो कराया जाता है लेकिन पैसे बहुत ही कम दिए जाते हैं। इसके अंदर बॉन्डेड लेबर, बेगार, ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है। इस पर रोक लगाई जाती है और इस पर गवर्नमेंट कानून भी बना सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है और पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ओके, अब है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, मेनली इसमें कहा गया है कि 6 से जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें जितने भी हजार्डियस एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करना हो गया, यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है, वहाँ पर उनको काम नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल ये 24 कहता है। अगला देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के फ्रीडम से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे राइट्स हैं, आर्टिकल 25 to 28 के अंदर मेंशन्ड है। पहला है, देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कि यहाँ पे फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को अपनाने का। कोई भी बंदा कोई भी रिलीजन को अपना सकता है, उसे जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रोपागेट कर सकता है, उसका प्रसार जो है वो कर सकता है। तो ये सारी जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 25 के अंदर आती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार। तो जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उन्हें जो है मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। इस पर स्टेट जो है वो किसी भी तरह का रोक नहीं लगा सकती है आर्टिकल 26 के अंदर। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अगर किसी पैसे को यूज किया जाता है किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पर स्टेट जो है वो टैक्स नहीं मांग सकती है कि आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, टैक्स से यहाँ पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो कि स्टेट फंडेड है, जहाँ पर स्टेट के द्वारा यहाँ पे फंडिंग दी जा रही है। तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे कंपेल नहीं किया जा सकता, स्टूडेंट्स को विवश नहीं किया जा सकता है कि वो जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसे अटेंड करें, ठीक है। या फिर पूरी तरह से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर वर्शिप नहीं कराई जा सकती है। और इससे रिलेटेड ही बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे आर्टिकल 28 के अंदर दिए गए हैं। अब देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। कहा क्या जाता है कि सारे जितने भी लोग हैं उनके पास उनका अपना लैंग्वेज होता है, अपना स्क्रिप्ट होता है, अपना कल्चर होता है, और उनके पास राइट है कि वो इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 29 के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर जो माइनॉरिटीज सेक्शन के जो लोग हैं उनके पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 30 के अंदर इनके पास राइट्स है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का भी और उसे अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करने का भी, और इससे रिलेटेड ही कुछ और प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का यहाँ पे राइट देता है कि अगर जितने भी फंडामेंटल राइट है अगर उनका वायलेशन होता है तो उसे इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर किसी पर्सन के पास अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कहता है। ये कहता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द 5 रिट्स ऑफ। ये राइट देता है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उसके इन्फोर्समेंट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ये जो काम है, ये जो इन्फोर्समेंट करवाएगी फंडामेंटल राइट्स का, ये कराती है ये 5 रिट्स की मदद से। रिट का क्या मतलब होता है? रिट का मतलब होता है एक तरह का देखें तो ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करती है 5 अलग अलग तरह का, जिसे 5 रिट कहा जाता है। तो पहला जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को कैद कर लिया जाता है तो जिस बंदे ने भी उसे कैद किया है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि आपने जिसे भी कैद किया है उसे मेरे सामने पेश कीजिए और मैं यहाँ पे देखूंगा कि आपने उसे लीगली कैद किया है कि नहीं किया है। ठीक है, उसकी लीगलिटी को यहाँ पे देखा जाता है और अगर पता चलता है कि नहीं इलीगली कैद किया गया है तो उसे छोड़ने के लिए का ऑर्डर दे सकती है। अगेन है नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना ड्यूटी नहीं करता है सही तरीके से तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसे ऑर्डर दे सकती है कि आप अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से कीजिए, जो भी वो ऑफिशियल ड्यूटी वो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पर क्या है कि एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, यहाँ पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को ऑर्डर देगी कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्च्योररी। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें जो एक हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को यहाँ पे भी ऑर्डर जारी करती है। तो इस केस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट या उससे जो है नीचे के कोर्ट्स को ऑर्डर जारी करेगी और उन्हें कह सकती है कि आपने जो भी ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को नलीफाई कर सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है। ठीक है, किस बेसिस पे ख़त्म कर सकती है, कह सकती है कि आपने इसे अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया है इस लॉ को, ये जो है, या फिर ये आपके जस्टिक्शन के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा अगर कोई केस पेंडिंग है तो कोई केस अगर पेंडिंग है तो उसे भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलवा सकती है। तो ये जो है वो सर्च्योररी के अंदर आता है। नेक्स्ट है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस हक से। तो यहाँ पर ये जो विडिट है, ये जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट तब जारी करती है जब किसी पब्लिक ऑफिस पे कोई ऐसा बंदा जो है वो बैठा होता है, ठीक है, जो लीगली उस ऑफिस पे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये रीड जारी करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है कि जो भी पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठा हुआ है वो लीगल तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है। तो आर्टिकल 32 के अंदर ये पांचों रीट जारी करके जो है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्सेबल जो है वो बनाती है। अब इसके अलावा भी 2 राइट और बच गए इसके अलावा भी आर्टिकल 33, 34, 35 के अंदर भी कुछ जो है प्रोविजंस है। जैसे कि आर्टिकल 33 यह है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहता है कि जितने भी आर्म फोर्सेस के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस के मेंबर हो गए, जैसे कि एयर फोर्स हो गया, नेवल फोर्स हो गया, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गई, इसके अलावा जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, पुलिस फोर्सेस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, या फिर उसी के जो सिमिलर जितने भी फोर्सेस होते हैं, इनके फंडामेंटल राइट को यहाँ पे एब्रोगेट किया जा सकता है, उनके फंडामेंटल राइट को यहाँ पे छीना जा सकता है। ठीक है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। और ये जो पार्लियामेंट है, ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो वो कोई लॉ बनाकर जितने भी आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इस तरह की जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं, इनके मेंबर्स के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे कम कर दिया जा सकता है, छीना जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करने का ये प्रोविज़न आर्टिकल 33 के अंदर रखा गया है? ताकि इन फोर्सेस के बीच जो है वो डिसिप्लिन बना रह सके। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। राइट, अगला देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स।
ये क्या कहता है कि इंडिया के टेरिटरी के किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि मिलिट्री रूल, कि अगर किसी एरिया में अगर मिलिट्री रूल करती है तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनके फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। तो देखिए मार्शल लॉ मिलिट्री रूल का क्या मतलब होता है। ऐसे अगर देखें तो ऑर्डिनरी रूप में जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है वो ऑर्डिनरी पुलिस हो गई, उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। लेकिन जब मिलिट्री इन सारी चीज़ों को अपने अंडर ले लेती है तो इसे मिलिट्री रूल या फिर मार्शल लॉ कहा जाता है। तो इसके अंदर जब ऐसा होता है तो फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 34 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 35। ये कहता है कि आर्टिकल 35 कहता है कि कुछ जो स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 35 के अंदर भी स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए या उसे इफेक्ट प्रदान करने के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा, ठीक है, वो लॉ बनाने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना है, कुछ फंडामेंटल राइट्स, सारे नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फोर्स करवाना है, इफेक्ट देना है, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाया जाएगा वो लॉ पार्लियामेंट के पास होगा पावर लॉ बनाने का, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी, तो जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने बनाया, इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से जो है कवर किया है। आप अगर चाहें तो सारे जितने भी आर्टिकल्स है उसका आपको अलग अलग वीडियो जो है वो मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, साइलेंट पढ़ाई पे, और वहाँ से भी आप ये सारे वीडियोज़ के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें डिटेल्ड में जो है वो देख सकते हैं। सो इस फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।